दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो झारखंड में रहने वाले यश की है। और यश के साथ लॉकडाउन के दौरान क्या क्या हुआ उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है और वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यश बताते हैं कि उन्होंने अपनी बीएससी की पढ़ाई को बड़े मुश्किल हालातों में पूरा किया था। उनके परिवार वाले अब उन्हें और पैसा नहीं दे सकते थे पढ़ाई करने के लिए, इसीलिए फिर उन्होंने अपनी बीएससी को पूरा किया और आगे की पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने एक जॉब कर ली। उस दौरान लॉकडाउन नहीं लगा हुआ था, इसीलिए जॉब भी उन्हें पहले मिल गई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे लॉकडाउन भी लग सकता है। उनके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और उनमें से सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह थी कि उनको अपनी छोटी बहन पिंकी की पैसे कमा के अच्छे से शादी करनी थी। लेकिन उनको अभी इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे उनके साथ किस्मत कैसा खेल खेलने वाली है। दरअसल कोरोना महामारी के बढ़ते देश में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने की वजह से यश की जॉब छूट गई। किसी तरह उसने अपने मालिक से फ़ोन पर बात करके कुछ पैसे उधार मांगे और उसे उसके मालिक ने दे दिए। लेकिन उस उधार मिले हुए पैसों से उसके कितने महीने गुजर जाएंगे ये उसे भी नहीं पता था। उसके सारे पैसे बस एक ही महीने में खर्च हो गए। उसने अपने घर को चलाने के लिए अपनी सारी किताबें बेच दी। घर में जो कुछ इम्पोर्टेंट सामान था उसे भी बेच दिया और अपने फ़ोन को भी बेच दिया। ये सब बेचने के बाद जो पैसा मिला उससे किसी तरह उसने आगे का खर्च चलाया। लेकिन अभी भी आगे क्या होना था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी दौरान शादियां भी बहुत सारी हो रही थी और वो भी बिना किसी ज़्यादा दहेज के और बिना मेहमानों को बुलाए। तो यश के दिमाग में भी यही आया कि उसे अपनी बहन पिंकी की शादी अभी ही कर देनी चाहिए। और फिर उसने अपने परिवार वालों से बात की और पिंकी की शादी एक अच्छे लड़के से तय कर दी और उसकी शादी हो गई। वो अपने घर चली गई। अब यश की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वो पूरी हो चुकी थी, लेकिन आगे भी उसे और कई सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना था। इसीलिए जैसे ही लॉकडाउन हटा, यश के मन में एक आइडिया आया कि वो अब कोई भी जॉब नहीं करेगा, वो अपना ही काम करेगा, चाहे वो कुछ भी हो। यश के गांव के पास से ही एक हाईवे गुजरता था। यश ने वहां पर एक पुराना बना बनाया ढाबा खरीद लिया। वो भी काफ़ी सस्ते में मिल गया था। लेकिन फिर भी उसके दोस्त और परिवार वाले ये कह रहे थे कि ये ढाबा मत खरीदो, अपना पैसा बर्बाद मत करो। लेकिन यश ने रिस्क लिया और ढाबे को शुरू कर दिया। यश का ढाबा अब ठीक ठाक तरीके से चल रहा था और उससे ठीक ठाक पैसा भी आ रहा था। इसीलिए अब वो उसी पर काम करना चाहता था। उसने अपने ढाबे पर एक नौकर भी रख लिया जिसे वो अक्सर छोटू छोटू कहकर बुलाया करता था। जहाँ पर यश का ढाबा था वो इलाका थोड़ा सुनसान और जंगली टाइप था। वहाँ पर आसपास कोई भी दुकानें नहीं थी। हालांकि थोड़ी दूर जाने पर कुछ दुकानें थी। फिलहाल अब तक ढाबे पर सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दिन यश को एक बहुत ज़रूरी काम आ गया और वो शहर चला गया। छोटू ही अब दुकान पर अकेला बैठता था, चाहे वो दिन का वक्त हो या रात का वक्त। लेकिन उस ढाबे के बारे में लोग कई सारी बातें किया करते थे कि यह ढाबा भूतिया है। यहाँ पर एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से इस ढाबे को कोई खरीदता भी नहीं था। लेकिन यश ने ये पागलपंती कर दी इसे खरीद कर। अब देखते जाओ, क्या पता इसकी ज़िंदगी में आगे क्या क्या होता है। यश को करीब 3 दिन शहर में लगने वाले थे और उन 3 दिनों में छोटू के साथ क्या क्या होने वाला था वो किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि उसके बाद ढाबे पर कोई ज़्यादा आता नहीं था। ढाबे पर एक ही आदमी होने की वजह से अब ढाबा दिन में नहीं खुलता था। छोटू अब रात के 7 बजे के आसपास ढाबे को खोल देता और करीब 11 साढ़े 11 बजे ढाबे को बंद कर देता था। वो ढाबे के बाहर अपनी खाट बिछाकर वहीं पर सो जाया करता था। पहले 2 दिन तक उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन जब उसने ढाबे को बंद किया और बाहर अपना बिस्तर लगाया और वहाँ सोने को ही था, तभी उसे अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी जो कि बहुत भयानक थी। वो सोने जा ही रहा था
लेकिन आवाज़ सुनने के चलते वो चुपचाप अपनी खाट पर बैठ गया और सोने का तो उसने सोचा भी नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ आखिर किसकी है और कहाँ से आई है। वहाँ बिल्कुल अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस काली काली झाड़ियाँ और कुछ पेड़ दिख रहे थे। वो थोड़ी देर तक तो बैठा रहा, लेकिन आखिर वो ऐसे कब तक बैठा रहता। इसीलिए उसने सोचा कि चलो छोड़ो, जो भी होगा देखा जाएगा, और वो अपने खाट पर आराम से सो गया। रात के करीब 3 बजे के आसपास फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ इस बार बहुत ज़्यादा तेज़ थी और भयानक थी। उसे समझ नहीं आया कि ये आवाज़ आखिर कहाँ से आई। लेकिन फिर रात को करीब 2 या 2:30 बजे के आसपास छोटू की नींद खुल गई और वो पानी पीने के लिए उठा। पानी पीने के बाद वो दोबारा जैसे ही सोने जा रहा था, उसे वही आवाज़ दोबारा से सुनाई दी। वो आवाज़ काफ़ी तेज़ और भयानक तरीके से आ रही थी। किसी औरत की आवाज़ लग रही थी, लेकिन वो करता भी तो क्या करता। इस बार वो इतना ज़्यादा डर गया था कि वो तुरंत अपना फ़ोन लेने के लिए ढाबे के अंदर चला गया, क्योंकि वो अगर कोई भी बात होती तो सीधा यश को कॉल मिला था। वो जैसे ही ढाबे से बाहर निकला और अपनी खाट के पास आया तो उसे दूर झाड़ियों के पास एक भयानक औरत खड़ी हुई दिखाई दी, जो कि उसकी कद काठी से काफ़ी ज़्यादा लंबी और तगड़ी दिखाई दे रही थी। वो उसे देखकर वहीं पर बेहोश हो गया। उसके बाद उसके गांव वाले और परिवार वालों ने उसे सुबह जब यहाँ पर आकर देखा तो वो बेहोश ही मिला। सुबह जब कुछ देर बाद छोटू को होश आया तो उसने ये सारी बात अपने परिवार वालों को और कुछ गांव वालों को बताई। उसके बाद दोपहर तक यश भी आ चुका था। उसे भी इस बात के बारे में सारी भनक पड़ चुकी थी। यश के वहाँ पर आते ही उससे कई सारे लोगों ने कहा कि हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये ढाबा भूतिया है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हें इसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन यश को पैसा कमाने का कोई और ठीक जरिया नहीं दिख रहा था, और इसी वजह से उसने उस ढाबे को बंद करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन उसने पूजा पाठ कराने का फैसला किया। उसने वहाँ पर एक बड़ा हवन करवाया। उसके बाद से ऐसा कुछ भी नहीं होता वहाँ पर। अब सब कुछ ठीक चलता है और यश की अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है।